आज है वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का दिन और दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत। तो सुस्त शुरुआत के बाद क्या बाजार तेजी से दौड़ लगाएंगे या फिर कल की तरफ फिसलेंगे? क्या रहेगी रेंज, क्या होगा ट्रेड, कहां होगी एक्सपायरी और क्या बनाए आप स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मंथली एक्सपायरी के लिए हैं बाजार तैयार, साथ ही ढेरों फैक्टर्स आ रहे हैं ग्लोबल संकेतों से और कई नतीजे भी आने वाले हैं। तो सर, करते हैं आज के एक्शन की शुरुआत। सबसे पहले आज के ट्रिगर्स बताइए। डीप एक्शन की शुरुआत करें उससे पहले जो सही में और जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है वहां पर पहुंचना चाहिए। एक तो हो रहा है श्रीलंका में और दूसरा हो रहा है टोक्यो में, जापान में। तो श्रीलंका में तो कल आधी अधूरी, वैसे भी इंडिया की बी टीम वहां पर गई और आधी अधूरी टीम थी। 7 लोग कोविड की वजह से वो नहीं खेले और उसमें कल T20 मुकाबले में हार गए थे श्रीलंका से। लेकिन जो आज हुआ है जापान में, टोक्यो में, वो जोश बढ़ाने वाला है। लगातार दूसरी जीत फिर से मिली है। स्पेन के बाद अर्जेंटीना को हराया हॉकी में हमने, तो हॉकी में पदक मिलने की उम्मीदें बरकरार है। साथ ही साथ PV संधू जीती है। तीरंदाजी में भी अतानु दास जीते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक जीत और मिल जाए तो पदक की तैयारी होती दिख रही है। बैडमिंटन में भी और तीरंदाजी में भी तो ये बढ़िया। आज हाँ, दोपहर में मैरी कॉम का मैच भी है, तो देखते हैं कि उनसे भी बड़े मेडल की उम्मीद है। तो जापान में आज के लिए इंडिया का दिन अच्छा है, तो उम्मीद करें हमारे लिए भी, मार्केट्स के लिए लिहाज से भी थोड़ा बेहतर दिन हो कल के मुकाबले में। कल जिस तरह का उतार चढ़ाव और जो कमजोरी दिखी उसके मुकाबले में थोड़ा शांत, थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत ट्रेड दिखे तो क्या कहने हैं। आइए उसी के लिए संकेत एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के संकेत है। अमेरिका में फेड की जो अहम बैठक होनी थी वो हो गई और उस बैठक के बाद अब देखते हैं कि क्या कुछ अमेरिकी बाजारों में हुआ, उस पर आप नज़र डाल दीजिए, वहाँ पर फोकस करिएगा। फेड ने दरें स्थिर रखी है, अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे हैं और आज नतीजों के लिहाज से जो एक्शन है उस पर भी फोकस रखना है। पहले तो कल शाम जो बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए उन पर फोकस करिए। नेस्ले थोड़े से कमजोर नतीजे, लेकिन महानगर गैस और यूबीएल के अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। आज निफ्टी में टेक महिंद्रा के नतीजे, लेकिन वायदा कारोबार में 7 और कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे। और एक और बम्पर आईपीओ तत्व चिंतन 180 गुना जो भरा है उसकी एक लिस्टिंग होने जा रही है। तो किन लेवल्स पर लिस्टिंग हो सकती है और लिस्टिंग के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसे विस्तार से करेंगे हम चर्चा। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके लिए फोकस करना है। बिल्कुल सर, तो आईपीओ मार्केट में तो भरपूर एक्शन है और नई लिस्टिंग पर भी आपकी सलाह जाननी है। एक्सपायरी के लिए किस तरह की तैयारी करनी है ये भी आपसे जानेंगे सर। पर एक बार ग्लोबल बाजारों पर टच कर लेते हैं, क्योंकि फेड की पॉलिसी कोई सरप्राइज नहीं था, बल्कि सरप्राइज यही था कि कोई कमेंट्री भी वहां से नहीं आती हुई दिखी है, जहां तक एटलीस्ट फ्यूचर आउटलुक का सवाल है। कैसे देखें सर फेड के एक्शन को? और आज यूएस का जीडीपी डेटा भी आने वाला है, तो ग्रोथ की भी बात होने वाली है फिर से। किस तरह से देखें ग्लोबल एक्शन को सर? एक्चुअली दीप, फेड चेयरमैन ने सब कुछ अच्छा ही कहा है। थोड़ा सरप्राइज था कि मार्केट उतना बढ़ा नहीं। मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ बोल ही नहीं सकते थे। और जो कुछ उन्होंने कहा है वो मेरे ख्याल से बाजार की उम्मीदों से बेहतर ही कहा है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि अभी ब्याज दरें 0 पर ही रहेगी। फिलहाल हम स्टिमुलस पैकेज वापस लेने को या टैपरिंग की जो बात हम करते हैं उसको लेकर अभी तक हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा काबू में आता हुआ दिखेगा, तो ऐसे में ब्याज दरें बढ़ाने की कोई फिलहाल जरूरत दिखती नहीं है। तो बेसिकली फेड चेयरमैन ने एक तरह से इक्विटी मार्केट के लिए तेजी का लाइसेंस दिया कि अभी आप थोड़ी और तेजी कर सकते हैं, मेरी तरफ से हाँ है, चिंता न करें। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और उसके साथ साथ आप देखिए कंपनियों के दमदार नतीजे अमेरिका में आते हुए दिख रहे हैं। तो एक और कंपनियों के नतीजे और दूसरा इकोनॉमी का आउटलुक और तीसरा जो अमेरिका में तेजी की बड़ी वजह वहां की इकोनॉमी को स्टिमुलस या फिर इकोनॉमी के लिए राहत पैकेज और अच्छा खासा पैसा जो फेड ने डाला है, ये तीनों ही फैक्टर पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजारों में अगर एक्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और उसके लिहाज से आप देखिए कल नैस्डैक आपका बढ़कर आया है। ब्याज दरें वापस 1.30 के नीचे ही बनी हुई है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और ओवरऑल सधावा रिएक्शन दिया है ग्लोबल मार्केट्स ने। तो मेरा ये समझना है कि फेड की पॉलिसी जो है, हो सकता है अमेरिकी बाजार, क्योंकि आज जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो एक दिन और जीडीपी के आंकड़े देखकर डिसाइड करना चाहते हैं कि आगे किस तरफ बढ़ना है। लेकिन ट्रेंड बेहद साफ है। 35,000 के आसपास डाउ है और अनडाउटेडली लाइफ टाइम हाई के आसपास सारे इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। और दीप, एक और अच्छी बात कल के सेशन में जो मुझे लगी, भले ही आपको डाउ देखकर ज़्यादा तेजी नहीं दिख रही है, एसएनपी थोड़ा सुस्त था, लेकिन 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई अमेरिका में। एक, नैस्डैक मजबूती के साथ बढ़ा है
और दूसरा रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है, कल वहां पर बड़े दिनों बाद बढ़िया मजबूती के साथ 1.5% की तेजी दिखी है, तो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी होती दिखी है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजारों के संकेत काफी अच्छे माने जाने चाहिए और उनसे ज्यादा अच्छे संकेत माने जाने चाहिए एशियाई बाजारों के। हांगकांग के बाजार 2% उछले, कह सकते हैं इतने गिरे हैं तो थोड़ा तो उछलेंगे, तो वो आप एक कह सकते हैं ओवरसोल्ड मार्केट की रिकवरी मान सकते हैं। 3 दिनों की तेज गिरावट के बाद कल थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश की, आज थोड़ी रिकवरी हुई है। लेकिन उसके अलावा बाकी बाजारों को भी अगर आप देखें, चाहे वो चीन, निक्केई, बाकी सिंगापुर, कोरिया वगैरह सारे हरे निशान में है। तो मेरा ये समझना है उसको देखते हुए एसजेएक्स निफ्टी जो सुस्त दिख रहा है, सुस्ती के बजाय चुस्ती के साथ खुलने चाहिए। डाउ फ्यूचर्स भी सपाट है, कोई खास रुझान तेजी या मंदी की तरफ है नहीं। तो मेरा समझना है कि अगर यही संकेत 9:15 पर आपको मिलते हैं तो फिर हम मजबूती के साथ खुलेंगे, न कि सुस्ती के साथ। तो अगर डाउ फ्यूचर 25-50 पॉइंट ही नीचे है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, बाजार हमारे यहाँ से ऊपर खुल सकते हैं। तो ओवरऑल जो कुछ भी अमेरिका में कल देर रात हुआ है, फेड चेयरमैन ने जो अपनी पॉलिसी में कहा है, वो अमेरिकी बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों के लिए राहत की बात है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। फेड की पॉलिसी बाजार के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। जी दीप। बिल्कुल, तो फेड की पॉलिसी बाजारों के लिए पॉजिटिव है, ये एक अच्छा संकेत है। तो ये एक कंफर्टिंग फैक्टर रहेगा आज के लिए बाजारों का। अच्छा सर, एक्सपायरी का भी दिन है और आज का सेटअप समझें उससे पहले एक व्यू एक्सपायरी पर भी, क्योंकि कल हमने तो एक शार्प गिरावट देखी थी, उससे काफी लोग घबरा भी गए, बट एंड में अच्छी रिकवरी के साथ साथ बाजार बंद हुए, स्पेशली निफ्टी। तो कैसे देखें इस एक्शन को, एक्सपायरी से पहले वाला जो हुआ है कल? दीप, ये पता ही नहीं चला किसने किया, क्या किया, क्यों किया, भगवान जाने। क्या मालूम है, वो अगस्त का फ्यूचर कल 15,256 पर ट्रेड कर गया। कुछ लोग उससे उत्साहित होकर बेच गए कि वो लेवल तो आने वाला ही है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, न डेटा में ऐसा कुछ दिख रहा है और न ही कोई ऐसी खबर थी जिसकी वजह से बाजार तेजी से इतना गिरे। दो चीजें हुई जो परेशान करने वाली थी। पहली, बिना किसी रीजन के गिरावट। दूसरा, गिरावट की गति या रफ्तार, है ना। आप धीमे धीमे सरकते जाएं, नीचे गिरते जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सोचने समझने का मौका मिलता है। अचानक से आप पलक झपका कर देखें, अरे इतना नीचे आ गए, तो फिर आपको एक्शन लेने के बजाय कि आपको पोर्टफोलियो में क्या एक्शन लेना है या आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर क्या एक्शन लेना है, उसके बजाय आप पहले कारण ढूंढते हैं। सबको इधर उधर देखेंगे, गूगल करेंगे, ऐप्स पे जाएंगे, साइट्स पर जाएंगे, चैनल्स खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गिरे क्यों। और अगर उसका जवाब नहीं मिलता कि गिरे क्यों, तो फिर और ज्यादा परेशानी की अब जब पता ही नहीं चल रहा है गिरे क्यों तो करें क्या। तो ये जो उधेड़ बुन है जो कल आपको दिखी है, वो एक्सपायरी के पहले का एक एक्शन आप मान सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड कई बार बाजार में होगा। ऑनेस्टली मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। बाजार कल भी ओवरसोल्ड थे और हम लगातार ये कह भी रहे थे कि कल ओवरसोल्ड बाजार है। अब ओवरसोल्ड मार्केट में दो तरह से होता है, या तो खुलते ही आप गैप से खुल जाए और शॉर्ट कवरिंग हो जाए। कल आप गैप से नहीं खुले, फ्लैट खुले, खुलते ही गिर गए और फिर निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग आई। अब निचले स्तरों से वो 15,500 से आनी चाहिए, 15,625 से आनी चाहिए, 15,675 से आनी चाहिए। इसका एग्जैक्टली प्रिसाइजली अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल काम है, स्पेशली इस तरह के दिनों में जहां आपको एक्शन बड़ा दिखता है। तो डेटा बता रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग होनी थी। एग्जैक्टली टाइम और लेवल कई बार आपके लिए मुश्किल होता है कि आप वहीं पर पकड़ पाएं। लेकिन ओवरऑल कल के सेशन में आप एक बात देखें, न ओपनिंग बुरी थी न क्लोजिंग बुरी थी। जो कुछ भी हुआ वो दिन के दौरान खराब था। तो अगर आप 9:15 बजे बाजार खोल के कल देखें तो आपके लिए लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक था। 3:30 अगर आपने देखा तो भी ठीक ठाक था। लेकिन 9:15 से 3:30 के बीच की जो यात्रा है, उसमें जो आपको वो रोलर कोस्टर राइड मिली उतार चढ़ाव वाली, ये बाजार का फिनोमिना है, बाजार की आदत है, फितरत है। ऐसे कुछ ट्रेडिंग सेशन महीने में एक आधा आपको देखने को मिलेंगे जहां बिना किसी रीजन के बाजार में वॉलेटिलिटी होती दिखेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपके लिए डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन के तौर पर इसीलिए हम दो चीजें कहते हैं। एक, स्टॉप लॉस आपका इंट्राडे ट्रेड पर होता है, क्योंकि डे ट्रेड आप थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी का लेते हैं, वहां पर आपका डिसिप्लिन अलग तरह का होना चाहिए। और दूसरा ट्रेड आपके ओवरनाइट पोजीशन का होता है या पोजिशनल ट्रेड होता है, जिसके लिए अलग स्टॉप लॉस लेता है। और इसलिए बार बार हम लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक 15,575 के नीचे निफ्टी बंद न हो तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं। और आपको कई बार बाजार ने इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के बावजूद क्लोजिंग बेसिस पर अब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कराया। तो जो डिसिप्लिन पोजिशनल ट्रेडर हैं उन्हें अभी भी डरने घबराने की जरूरत नहीं। 15,575 रट्टा मार के रख लीजिए, याद करके रख लीजिए कि जब तक इसके नीचे बंद नहीं हो तब तक हमें चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है। इसके नीचे बंद होने पर हम रिव्यू करेंगे कि क्या वाकई में तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, कम कर लेनी है तो कितनी करनी है,
तब तक आपका बाजार रेंज में है और रेंज में थोड़ा सा फर्क किया हुआ है, हल्की सी रेंज नीचे शिफ्ट हुई है और वो ये 15,500 15,600 रेंज खरीदारी की है, 15,800 15,900 रेंज बिकवाली की है। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। तो इस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे दीप, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप ना मैं ना कोई और। अब जब वजह ही पता नहीं क्यों गिरा, सिर्फ एक ढूंढ कर ढूंढेंगे तो ये कि एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा है, वो भी कैश मार्केट में। अगर एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले एफआईज की बिकवाली की वजह से गिरना होता तो सिर्फ यही दिन बड़ा आंकड़ा नहीं आया, पिछले 3-4 सेशन में और भी ऐसे दिन गए जहां इससे बड़े आंकड़े हमने देखे या इसके बराबर के आंकड़े देखे, लेकिन गिरने का दिन कल ही था। इनफैक्ट वायदा कारोबार के आंकड़े उतने खराब है भी नहीं। तो ओवरऑल ठीक है, कभी कभार आपको अनएक्सपेक्टेड एक आध ऐसे ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, इसका कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है। बट बाकी मेरे ख्याल से 15,700 के आसपास की जो क्लोजिंग मिली है, हम अभी भी उसी रेंज में हैं और अभी भी हम तेजी के मार्केट में इंटैक्ट हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो कॉन्फिडेंस बढ़ा लें, और आपको अगर नोट कर लेना है तो कर लें, अभी भी तेजी का मार्केट इंटैक्ट है। कोई एक आध दिन के इंट्राडे करेक्शन से बाजार की चाल बदलती नहीं है, बिगड़ती नहीं है, डरे नहीं। फर्क सिर्फ इतना है जो पिछले 2 हफ्ते से कह रहे हैं, अब पहले हर लेवल पर खरीदारी करनी थी, अब ऊपर में हर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। जब तक कि आप 15,900 16,000 की रेंज को पार करके नया ब्रेकआउट न दें, तब तक वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिए और नीचे के लेवल में ऐसी शार्प फॉल आए तो वापस खरीदते भी रहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट रेंज बाउंड ट्रेड है और उसी को आपको हैंडल करना है। जी दीप। बिल्कुल, और कल तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था क्योंकि निचले स्तरों से बढ़िया रिकवरी भी आती हुई दिखी थी, जैसा आपने कल सुबह के सेटअप में भी कहा था। तो आज सुबह का फिर सेटअप समझते हैं सर। थोड़ी देर में जो तत्व चिंतन की आज लिस्टिंग होनी है उस पर आपकी स्ट्रैटेजी भी लेंगे, पर आज के सेटअप को कैसे समझें सर? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर हैं दीप आज के लिए। एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव है। वायदा कारोबार के संकेत मेरे लिए कल भी पॉजिटिव है, आज भी पॉजिटिव है। कल पॉजिटिव संकेत नहीं होते तो शायद हम नीचे के स्तरों से 200 पॉइंट की रिकवरी नहीं देख पाते। सेंटिमेंट जरूर कल की गिरावट के बाद थोड़ा धक्का लगा है, तो मैंने पॉजिटिव से न्यूट्रल किया है। ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव है, ये आपके लिए सारे के सारे संकेत इस वक्त। आज के लिए रेंज निफ्टी 15,625 15,650 दिन के लिए पहला सपोर्ट जोन है। उम्मीद करें कि ये होल्ड होना चाहिए, लेकिन कल के मूड माहौल को देखते हुए 15,525 15,575 स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर निकल कर आएगा और वहां पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन भी काटनी चाहिए और खरीदारी भी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 15,750 15,800 हल्की रुकावट का लेवल है। असली मजबूती और तेजी फिर से जो बनेगी वो 15,800 के पार निकलकर निफ्टी टिकता है तब बनेगी, और तब आपके लिए 15,825 से 15,875 की रेंज ऐसी होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आती हुई दिख सकती है। फिलहाल मैं 15,875 15,900 के ऊपर जाते हुए निफ्टी को नहीं देख रहा। बार बार पिछले पूरे हफ्ते हमने इसी लेवल के आसपास रुकावट देखी, अब भी देखेंगे, इस बात की संभावना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 34,350 को हमने जैसे ही तोड़ा उसके बाद तेज बिकवाली हुई भी, लेकिन आज फिर से 34,350 34,425 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन कल के एक्शन को देखते हुए और आज की मंथली एक्सपायरी को देखते हुए बड़ी रेंज आपके हाथ में होना जरूरी है। आखिरी सपोर्ट लेवल जो अब बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आ रहा है 33,925 34,125, ये आपके 200 पॉइंट की रेंज है। 33,900 के नीचे फिर वो हिंदी में कहावत है दीप, गई भैंस पानी में। 33,900 के नीचे बड़ा हाल खराब है, तो ये ना टूटे तब तक ठीक है डे ट्रेड के लिहाज से। और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से 34,400 के नीचे जब तक बंद नहीं होते तब तक चिंता की ज़्यादा बात नहीं। कमज़ोर तो हमें, लेकिन मतलब ऐसा बहुत ही खराब हो जाए वो 34,400 के नीचे की क्लोजिंग पर होगा, जिससे हम 125 पॉइंट ऊपर बंद हुए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 34,700 34,800 तुरंत प्रभाव से हल्की रुकावट का लेवल है। इसके ऊपर 34,875 से 35,075, ये 200 पॉइंट की रेंज है। 34,900 35,100 समझ ले राउंड फिगर में। बैंक निफ्टी पर जो भी लेवल दिए उसमें 25-25 पॉइंट का आपको मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना है। 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे का रेंज हो सकता है, एग्जैक्ट लेवल पर फोकस ना करें। 25-25 पॉइंट का आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लें। ये वो रेंज है 34,875 35,075, जहां पर आपको बिकवाली भी करनी है, शॉर्ट भी बनाना है, लॉन्ग पोजीशन में आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये तो रहे आपके लिए बड़ी रेंज जो आज की निकल कर आ रही है, बड़े लेवल्स जहां पर करना है फोकस। दिन की रेंज क्या रहेगी सर?
दिन की रेंज दी 15,625, 15,750 ये दिन की छोटी रेंज है। 15,575, 15,800 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि हम इस मीडियम रेंज से काम चलाएं, लेकिन मंथली एक्सपायरी का दिन है आप, और कल का अनुभव आपको ये बताता है कि बड़ी रेंज के लिए भी तैयार रहना है, और वो निकल कर आती है 15,525 से लेकर 15,850 की। इस पर करना है फोकस। बैंक निफ्टी 34,350, 34,700 दिन की छोटी रेंज है। मीडियम रेंज 34,125 कल का लो, और 34,900 ये आपके लिए कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर, ये दिन की बड़ी रेंज। मीडियम रेंज बड़ी रेंज के तौर पर 33,925, 34,975 इस रेंज पर करना है फोकस आपको। ब्रॉडली 34,000 से 35,000 की रेंज निकल कर आ रही है बैंक निफ्टी में, ये साफ नजर आ रहा है दीप, और इस पर आपको करना है फोकस। अब आइए कुछ और डेटा। एफआईज की इंडेक्स पोजीशन 2% घटी है, 57 से 55% के आसपास आई है। मैं यहीं पर एफआईज के डेटा डिस्कस कर लेना चाहता हूं दीप, बाद में करने के बजाय, और ताकि कल की गिरावट को आप कोरिलेट भी कर पाए। कल क्या हुआ है? एफआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली की है 2275 करोड़ की, और ये बड़ी बिकवाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बड़ी बिकवाली के दम पर कल हम गिरे, लेकिन वायदा कारोबार का हाल उतना बुरा है नहीं। इंडेक्स बेचा है उन्होंने 350 करोड़ का, जो कि एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 350 करोड़ के इंडेक्स और इस तरह की गिरावट में बड़ी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे 434 करोड़ के, यानी कि नेट नेट आपकी स्टॉक्स में बिकवाली जो है वो 1800 करोड़ के आसपास की है। अब 1800 करोड़ की बिकवाली में कोई इंडेक्स 300 पॉइंट टूट जाए, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं। करेक्ट, 250-300 पॉइंट निफ्टी टूट जाए तो पहले भी कई बार बेचा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कल की बिकवाली एफआईज की तरफ से एफएनओ में नहीं हुई, कैश मार्केट में हुई। तो डिलीवरी बेस्ड बिकवाली थी, शायद इसकी मार पड़ती हुई दिखी, या फिर हो सकता है कोई फंड अपने रिडम्पशन की वजह से एग्रेसिवली बेच गया हो कि भाई मुझे 1500, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का रिडम्पशन करना है, या हो सकता है 4-5 हजार करोड़ का रिडम्पशन किसी को करना हो और सामने किसी दूसरे फंड्स ने खरीदा भी हो, इसलिए नेट नेट बिकवाली का आंकड़ा आपको 2275 करोड़ का दिख रहा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कल की बिकवाली की एकमात्र वजह जो पूरे गांव दुनिया में ढूंढने के बाद समझ में आई मिली है, और वो भी पोस्टमार्टम के तौर पर, ऐसा नहीं कि डायग्नोसिस के तौर पर, और वो ये है कि एफआई ने चूंकि कैश मार्केट में कल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग की, उसकी वजह से बाजार गिरे। सामने घरेलू फंड ने अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश की है, 921 करोड़ की खरीदारी की है उन्होंने। तो कल के सेशन में एफआई की बिकवाली तो हो गई, तो अब खाली एफआई की बिकवाली से तो हम इतना गिरते नहीं है, करेक्ट। तो अब इसमें कल एक एक्स्ट्रा चीज जो हुई वो ये कि लॉन्ग पोजिशन वाले ट्रेडर्स सब कॉन्फिडेंट थे, और हो भी क्यों ना, रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज कभी तोड़ नहीं रहा है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड को ट्रेड करने का एक ही तरीका, आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। किसी एक दिन जब रेंज के किसी एक तरफ निकले तो आपका डिसिप्लिन रहे। कल यही हुआ है। तो पहले एफआईएस की डिलीवरी बेस्ड बिकवाली, उसके बाद जो ट्रेडर्स थे उनकी तरफ से स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, उनकी लॉन्ग पोजीशन, तो लॉन्ग लिक्विडेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं कि तेजी करने वाले के ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन कम करना, क्योंकि बाजार एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जा रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस लगाकर कम कर लेना चाहिए। तो इन दोनों ने मिला के दबाव बनाया मिड सेशन में, ये कल होते हुए दिखा है। तो ओवरऑल ये कल का आपके डेटा के साथ का कल के फॉल का एनालिसिस। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए ये एक रीजन निकल कर आ रहा है जहां तक कल की बिकवाली का सवाल है। अब आज देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। पर सर बाकी संकेत कैसे हैं? जहां तक पीसीआर का सवाल है, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशनिंग है, क्या समझना चाहिए, और फिर एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर इसका क्या इंपैक्ट आते हुए दिखता है? पीसीआर ओवरसोल्ड है, 100% ओवरसोल्ड है। कल भी मैंने उतने ही कॉन्फिडेंस से कहा था, आज भी उतने ही कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, और फिर ये कह रहा हूं जब भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होता है, सेम डे या ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे तक आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाता है लोअर लेवल से। दो तरह से शॉर्ट कवरिंग होती है, एक बहुत ज्यादा मजबूत ग्लोबल संकेत हो तो गैप से खुलकर शॉर्ट कवरिंग हो जाती है, दूसरा बहुत ज्यादा मजबूत ग्लोबल संकेत ना हो तो गिरने के बाद लोअर लेवल से होती है, जैसा कि कल हुआ। अब वो लोअर लेवल क्या होना चाहिए, किस लेवल से आएगी, वही आपको अंदाजा लगाना होता है, वही आपको जानना समझना होता है। तो वो तो अपनी अपनी क्या कहना चाहिए, स्किल का सवाल है कि एग्जैक्टली कहां से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन मंथली एक्सपायरी के दिन नोट करके रख लीजिए। फिर से मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, जैसा कॉन्फिडेंस कल था वैसे ही आज कह रहा हूं, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, और अगर आज भी नीचे आए, फ्लैट खुले, थोड़ा और नीचे आ गए, तो 100% निचले लेवल से एक मौका आपको बाजार जरूर देगा ऊपर आने का, शॉर्ट कवरिंग का। और उसमें चाहे तो आप नीचे खरीद कर ऊपर बेचें,
चाहे ऊपरी स्तरों पर आप निकलने की कोशिश करें, लेकिन बाजार ओवरसोल्ड है डेटा के लिहाज से, इसमें मुझे कहीं कोई दूर दूर तक डाउट नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर फ्लैट खुले और बहुत नीचे आ जाएं एक बार खुलते ही थोड़ा बहुत, और जिनको बेचना बेच दे, तो वहां से आपके लिए खरीदारी का बढ़िया मौका बन सकता है। लेकिन आज लगता है वैसा नहीं होगा कल की तरह। आज हो सकता है पहले शॉर्ट कवरिंग हो जाए और बाद में प्रॉफिट बुकिंग आए। तो जो भी हो, बट ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि ये डेटा दिखा रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो बता रहा है बाजार ओवरसोल्ड है, इसलिए बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पास्ट न देखें, पास्ट देखते रहेंगे, एक दिन की गिरावट और एक दिन की वॉलेटिलिटी देखकर अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। मतलब कल का मार्केट ही थोड़ा पहला और आखिरी दिन था, जिंदगी पूरी लंबी पड़ी है, रोज मार्केट खुलता है, रोज बढ़ता है, किसी न किसी दिन अनएक्सपेक्टेड ट्रेडिंग सेशन आएंगे, उससे सीखना है। पैसा बना पाए अच्छी बात, बचा पाए और भी अच्छी बात, नहीं कर पाए तो पैसा तो गया लेकिन एक्सपीरियंस तो आए कम से कम। तो कल के सेशन से अगर पैसा ना भी बनाओ तो एक्सपीरियंस लेने की कोशिश जरूर करें। विक्स लगातार बढ़ते जा रहा है और ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे रहा है। बार बार विक्स का बढ़ना, लगातार निचले स्तरों से ऊपर आना, ये बता रहा है कि बाजार में कंफर्ट कम है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका दिख रही है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये एक अहम फैक्टर है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका आपको दिख रही है। तो चलिए सर, फिर पोजीशंस के बारे में समझाएं, क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस वालों को। स्टॉप लॉस रखिए दीप, थोड़ा दूर का दे रहा हूं स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15,500 का कल के लो का 200 पॉइंट दूर है। मुझे पता है 200 पॉइंट दूर है, लेकिन मैं आज दोनों ही, ऐसा नहीं कि लॉन्ग ट्रेडर्स को दूर का दे रहा हूं, शॉर्ट वालों को भी दूर के दूंगा, चिंता मत करें, मेरे लिए दोनों बराबर है। लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए 15,500 इंट्राडे है, क्लोजिंग बेसिस पर 15,575। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 34,350। कल इंट्राडे वालों का ट्रिगर हो गया होगा, क्लोजिंग वालों का कल नहीं हुआ, आज भी 34,350 रखिए। शॉर्ट पोजीशन पे 15,925 एक ही स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। यहां भी देख लीजिए 200 पॉइंट दूर का स्टॉप लॉस है, तो दोनों को दूर का स्टॉप लॉस है। निफ्टी में 200 इधर 200 उधर, 400 पॉइंट की रेंज है जिसमें निफ्टी को ट्रेड करना। न 15,500 के नीचे गिरने की जल्दबाजी, न 15,925 950 या 16,000 गिन लीजिए उसके पार जाने की जल्दबाजी। तो 400-500 पॉइंट की रेंज है, इसी को आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी यहां पर भी स्टॉप लॉस दूर है, 600-700 पॉइंट ऊपर का है, 35,200 यही निकल कर आता है। अगर आपको छोटा लगाना है तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से लगाएं, 34,800 का रख सकते हैं, 34,900 का रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। मेरे लिए जो निकल कर आता है वो आता है 35,200 का, ये आपके स्टॉप लॉस हो गए। अब आइए नई पोजीशन का भी आपको बता दूं, निफ्टी का तो बता दूं। खरीदिए 15,575 15,650 ये रेंज है, जहां पर अगर आज मौका मिले आ जाए तो जरूर लीजिएगा। 15,500 कल के लो के नीचे स्टॉप लॉस, 700 725 दो छोटे टारगेट, 750 800 दो मीडियम टारगेट, ये निफ्टी में खरीदारी करने के लिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कि एसजेएक्स निफ्टी धीमे धीमे मजबूत होने के संकेत दे रहा है, तो फिर क्या करें, 15,625 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए सीधा। यहां से 100 पॉइंट 75 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस 15,625, 750 800 दो छोटे टारगेट, 825 850 मीडियम टारगेट और 880 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए निफ्टी में पोजीशन बनाने की राय, खरीदारी के लिए हाथ से। जो लोग बेचना चाहते हैं 15,800 से मूड बनाएं, जरूरी नहीं कि आप 15,800 पर ही थैंक यू वेरी मच कर दें, 15,800 से मूड बनाएं, वहां पर बेच भी सकते हैं चाहें तो। ऊपर में आपको 15,800 850 880 900 हर एक लेवल पे थोड़ा 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 टुकड़ों में बेचते रहना है, ठीक है। स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है 15,925 का। टारगेट जो बनेगा 15,750 725 दो, 700 650 मीडियम और 15,575 ये है आपके लिए बड़े टारगेट, जहां के लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। जी दी। बिल्कुल सर, तो ये तो रही आपके लिए पोजीशंस की बात। जहां तक निफ्टी का सवाल है और मौजूदा पोजीशंस के लिए किस तरह के लेवल्स पर ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी पर क्या करना चाहिए सर आज नई पोजीशंस के लिए? खरीदे, अब इस रेंज में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, मेरा काम देने का है। 33,925 34,125 इस रेंज में ले लेना है आपको, ठीक है ना। आए तो चिंता मत करिए, डरिएगा मत, कोई टेंशन मत लीजिए, खरीदिए। 33,925 34,125 ये वो रेंज है जिसमें आपको बैंक निफ्टी खरीदारी करनी है। स्टिक स्टॉप लॉस 33,850 का लगाना है। टारगेट 34,350 34,425 छोटे टारगेट, 34,550 34,675 मीडियम टारगेट, इसके लिए करनी है खरीदारी। अब वो जरूरी नहीं कि आए ना आए, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर आपको खरीदारी कर लेनी है सीधा 34,350 के स्टॉप लॉस के साथ। ये आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है, क्लियर कट है।
ऊपर का टारगेट पहला बनेगा 34,675 का, 34,800 दूसरा टारगेट है, 34,900, 34,950 मीडियम टारगेट है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 35,000 और 35,075 वहाँ पर थैंक यू वेरी मच, सारी आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 34,350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है, और ऊपर में 35,000, 35,075 तक के मैक्सिमम टारगेट बन सकते हैं, वहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है। बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है 34,875 से 35,075, ये 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें आप बेचिए। 34,875 पे बेच दीजिए, 34,975 पे बेच दीजिए, 35,075 पे बेच दीजिए, हर एक लेवल पे बेच दीजिए। स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 35,200 का। स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड क्लियर कट है बैंक निफ्टी में 35,200 का। आपके सामने लेवल्स आएंगे अभी 34,800, 34,675, 34,550, 34,425 और 34,350, ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है बिक वाली। 34,875, 35,075 की ये रेंज है, इसमें जरूर बेचेगा। वहाँ है, डरिए मत, बेच दीजिए, भले कितना ही गर्म दिखे कोई टेंशन नहीं है, ऊपर में बेचते भी रहिए, आपको मौका फिर से मिलेगा। 34,350 तक का रास्ता खुला हुआ है, इसलिए आपको बेचना चाहिए। जी दी, क्लियर है सर। तो ये आपके लिए लेवल्स हैं बैंक निफ्टी पर भी नई पोजीशंस बनाने के। रेंज आप ध्यान में रखिए और एक्सपायरी डे की वॉलेटिलिटी भी आएगी। आखिरी दिन इस सीरीज का सर, सन टीवी वापस बैन में आ गया है, सेल बैन से बाहर है, और आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया, ये आपको बैन में दिखेगा। अच्छा सर, अब डेटा समझा दें। एफआईएस का तो आपने डेटा समझा ही दिया, बट वायदा कारोबार के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए सर? वैसे तो बता ही चुका हूं मैं, फिर भी एक लेवल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ, वो है 15,800 का, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। 15,800 के कॉल में 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो 15,800 को पार करने के बाद ताकत का पहला अंदाजा दिखेगा। तो मेरा पॉइंट सिंपल है, 100 पॉइंट बढ़ भी जाए 15,800 तक है, तब तक कोई आप बहुत मजबूत हो ऐसा नहीं। 15,800 से 15,900 आपके लिए बिकवाली का जोन है, वहां आप पहुंचेंगे और वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नीचे की तरफ 15,500 बड़ा सपोर्ट है, थोड़ा हल्का सपोर्ट 15,600 है, लेकिन 15,700 के आसपास जो है ना, जहां हम बंद हुए, ये भी बराबरी का मामला है। 15,700 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 43 लाख शेयर हैं। मजबूत खुलने के बाद 15,750 पार होने के बाद थोड़े कॉल राइटर्स कल के जो है वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने का काम करेंगे, और वो शॉर्ट कवरिंग करके 15,800 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे एक बार ये ऐसा लग रहा है कहीं कहीं 15,800, 15,825 के आसपास आकर एक बार बाजार टॉप बना देगा। वहां से और ऊपर बढ़ने के लिए आपको डाउ फ्यूचर्स में 100, 150, 200 पॉइंट की तेजी चाहिए, या कुछ और माल मसाला चाहिए जिसकी वजह से आपको जोश आए। अदरवाइज वहां जाकर आप रुक जाएंगे, अटक जाएंगे। नीचे की तरफ वही 15,600, 15,625 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 15,700 आपका मिडिल लेवल, जहां पर आपके लिए ताकत आजमाइश वाला लेवल है। बैंक निफ्टी पर रेंज बहुत क्रिस्टल क्लियर है, नीचे 34,000, ऊपर 35,000। 34,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 15 लाख शेयरों का, 35,000 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22 लाख शेयरों का, और इसके बीच में 34,500 आपके लिए ताकत आजमाइश वाला लेवल है। 34,500 के ऊपर कल हम हल्का सा बंद हुए हैं, और 34,500 के ऊपर आज खुलेंगे जिस तरह के संकेत हैं। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है सबसे ज्यादा आज के सेशन में बैंक निफ्टी में। 34,500 के कॉल्स पर 17 लाख शेयर हैं, राइटर्स 14 लाख शेयर कल ही है। तो आज सबसे पहले सुबह सुबह बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आमतौर पर मैं बैंक निफ्टी के लिए आजकल बहुत अच्छा बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे डेटा ये बता रहे हैं 34,500 पे कल कॉल राइटिंग जरूरत से ज्यादा हो गई है। 34,500 के आसपास थोड़ा ऊपर भी बंद हुए हैं। आज आप 34,675, 34,700 के आसपास खुलेंगे भी, और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग होगी जो आपको 34,800, 34,900 कम से कम दिखा सकती है। तो बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कवरिंग के ज्यादा संकेत आते दिख रहे हैं, जो 34,800, 34,900 तक ले जा सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो ज्यादा शॉर्ट कवरिंग, पहले शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आने की संभावना दिख रही है। जी दी, लंबे समय बाद अनिल जी आपसे एक कमेंट्री आ रही है कि बैंक निफ्टी थोड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। चलिए देखते हैं, नजर रखेंगे आज बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहती है मंथली एक्सपायरी के दिन। पर सर आपसे लिस्टिंग की भी सलाह लेनी है। तत्व चिंतन फार्मा, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था आईपीओ के समय, लिस्टिंग पर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज? देखिए दीप, बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय दी थी हमने तत्व चिंतन के आईपीओ में। 1,083 मेरे ख्याल से ये प्राइस तय हुई है इसकी हायर बैंड पर। 180 गुना इशू भरा था। हाल ही के जो आईपीओ है उसमें वन ऑफ द बेस्ट रेस्पॉन्स और नंबर ऑफ एप्लीकेशन के लिहाज से रिलायंस पावर के बाद अब तक की सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अगर किसी एक आईपीओ में आई है तो तत्व चिंतन में आई है। और उसकी वजह से एक ही है कि आईपीओ को अट्रैक्टिवली प्राइस किया गया था। छोटी साइज का आईपीओ,
केमिकल से रिलेटेड बिजनेसेस, वैसे भी फार्मा से रिलेटेड बिजनेसेस ऑलरेडी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि पॉपुलर हैं, एक्शन में है अभी। इन सबको देखते हुए दमदार लिस्टिंग होगी। मेरा ये समझना है 2100 से 2300 रुपए के रेंज में कहीं लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि लिस्टिंग पर आपको लगभग दुगुना होता हुआ दिख सकता है ये शेयर। आपको करना ही है कि अब चूंकि छोटी साइज के आईपीओ हैं, रेस्पॉन्स 180 गुना आना बड़ी बात है। लिस्टिंग के बाद अब कितनी फंड बाइंग इस लेवल पर आती है नहीं आती है अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल काम है। तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। 2000 के नीचे जाने लगे अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। 1083 वाला शेयर 1800 हो, 2000 हो या 2200, आपको कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। आप सेफ जोन में होते हैं, आप इश्यू प्राइस से बहुत ऊपर हैं, तो फिर ऐसे स्टॉक को आप छोड़ दें। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनाना ही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म ही बनाना है। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग पर भरपूर मुनाफा लेकर जो भी अपसाइड मिले निकल जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी राय है आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चलें। लिस्टिंग पर आपको 2000 रुपये का स्टॉप लॉस रख लेना है। 2000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो आप समझ लें कि भाई मेरा ठीक है 900 रुपये बन गया, थैंक यू वेरी मच। और 2000 के ऊपर बना रहे तब तक आप होल्ड करें। और जैसे जैसे 100 रुपये बढ़ता जाए, समझो 2300 रुपये हो गया, आपने 2200 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 2200 हो गया, 2100 का लगा दिया, तो इस तरह से, और या 2400 हो गया तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर 2300 पर ले जाएं। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें और रखें। मेरे ख्याल से 2200-2300 रुपये के आसपास आराम से लिस्टिंग हो सकती है। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, जिस तरह से फंड्स शायद लिस्टिंग के बाद खरीदारी कर सकते हैं, तो बम्पर लिस्टिंग होगी, ये तय है। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए तत्व चिंतन फार्मा की लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी, बम्पर लिस्टिंग, ये तय है आपके लिए। तो चलिए इंतजार करते हैं लिस्टिंग का, पर तब तक ढेरों नतीजे हैं जहां पर हमें अब बात करनी है वरिंदर बंसल के साथ। पर उससे पहले कुछ खबरों वाले शेयर्स, कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर डालते हैं नजर। वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स में आज तो काफ़ी सारे नतीजे और कैश में लंबी लिस्ट है उन कंपनियों की जिनके नतीजे आएंगे, जिसमें रेमंड, आवास फाइनेंशियल्स, एडीएफ फूड, एजिस लॉजिस्टिक्स, लंबी लिस्ट है उन कंपनीज की, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा महिंद्रा हॉलीडेज ये भी अपने नतीजे घोषित करेगा, साथ साथ बोनस इशू पे बोर्ड विचार करने वाला है, तो स्टॉक पे नजर रखिएगा। मेटल कॉन्ट्रैक्ट पे नजर रखिएगा क्योंकि चीन अपने रिजर्व से अतिरिक्त 30,000 टन कॉपर, 90,000 टन एल्यूमिनियम और 50,000 टन जिंक जो है वो बेचने वाला है, तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबली भी देखने मिलेगा और इंडियन मार्केट में भी मेटल कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिलेगा। पावर ग्रिड 1:3 बोनस शेयर्स की आज एक्स डेट है, तो वो एडजस्टमेंट होगा। प्राइस बैंड रिवीजन किया गया है JSW एनर्जी का 10% से कम करके 5% किया गया है और डिविडेंड का एडजस्टमेंट होने वाला है। हमारा राजा 6 रुपये प्रति शेयर, डाबर 3 रुपये प्रति शेयर, ICICI बैंक 2 रुपये प्रति शेयर एक्स डिविडेंड होंगे आज, तो उसका एडजस्टमेंट आपको इन स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर आइए देवांशी से भी जानते हैं कुछ नंबर्स और आईपीओ अपडेट्स जो ऑलरेडी चल रही हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज यहाँ पे अपडेट आता हुआ देखा है। आज आखिरी दिन है इस आईपीओ का और कल तक हमने देखा था करीब 5.6 गुना ये आईपीओ बढ़ता हुआ दिखा था, 5.78 टाइम्स। इसके साथ ही रोलेक्स रेंज कल ही खुला था ये आईपीओ और आज देखिए जिस तरह से इसको भी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है, 3.84 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। हुडको OFS अपडेट है, पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो OFS है उसके जरिए सरकार की 8% हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। रिटेल को ठंडा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है, केवल 27% ये इश्यू भरता हुआ दिखा था, लेकिन कुल मिला के हमने देखा रिटेल और नॉन रिटेल 2.9 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो इस OFS के चलते आज हम देखेंगे किस तरह से स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि LIC ने अपनी जो हिस्सेदारी है OFS के जरिए बढ़ा दी है। इन्होंने यहाँ पे स्टेक खरीदा है, 1.53% हिस्सेदारी थी, वहाँ से बढ़कर 5.2% अब इनका हिस्सा हो चुका है। तो काफ़ी चंक है OFS में वो LIC ने खरीदा है। इसके साथ ही नेस्ले, इसके नतीजे आते हुए दिखे थे, नतीजे जो अनुमान थे उससे हल्के से कम आते हुए दिखे थे। जो कुल आय है उसमें 14% तक की बढ़त है, कामकाजी मुनाफा 10% तक बढ़ता हुआ दिखा और साथ ही जो मुनाफा उसमें 11% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। इसके साथ ही कंपनी ने जो अपने
एग्री और डेयरी कारोबार जो है वहां पे अपनी हिस्सेदारी करीब 20% डाइवेस्ट करने की मंजूरी दे दी है। इसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और महानगर गैस पर नजर रखें, नतीजे काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। जो कुल आय है वो 14% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 4% तक कम होता हुआ दिखा है। साथ ही मार्जिन करीब 49.4% पर आते हुए दिखे, 44% से बढ़कर। तो मार्जिन पर इस बार एक अच्छा बीट आता हुआ दिखा। जो वॉल्यूम्स हैं वो भी अनुमान से हल्के से बेहतर इस बार आते हुए दिखे हैं। चलिए, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुछ और नतीजे लेकर मानसी भी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड शानदार नतीजे आते हुए अनुमान से बेहतर नंबर्स हैं। यहाँ पर कंपनी की आय जो है 121% बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन 8.5% पर रहे हैं और साथ ही मुनाफे में 31 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ है, जहां पिछले साल 114 करोड़ का नुकसान था। अनुमान 27 करोड़ के नुकसान का हम लगाकर चल रहे थे, लेकिन कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी। 31 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर कंपनी ने देखा है। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज अच्छे नंबर्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी की आय 10.8% बढ़ती दिखी है। मार्जिन जो है 22% से 20.3% पर रहे हैं और मुनाफा जो है 36 करोड़ से 35 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय में करीब 15% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन 46.7% से 50.7%। वहीं मुनाफा जो है करीब 14% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। रूट मोबाइल के नंबर्स में कंपनी की आय को अगर आप देखें 4.2% की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन 13.8% से 12% पर जाते दिखे और मुनाफा जो है ये भी गिरा है करीब 3.5% तक। इनके फोनोन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है। बोर्ड ने अधिग्रहण नहीं करने का फैसला लिया है। फोनोन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहुत समय से ट्रांजैक्शन पूरा नहीं करने के चलते, इस कंडीशन को पूरा नहीं करने के चलते ये फैसला कंपनी की तरफ से लिया गया है। और अंत में जेएम फाइनेंशियल कंपनी के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय में 43.5% की बढ़त, मार्जिन 67.4% से 63.3% और मुनाफा जो है 97% की बढ़त। यहाँ पर 140 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 274 करोड़ तक जाता हुआ दिखा है। ओके, और कुछ और नतीजे और खबरें हैं वरुण के पास। वरुण, बताइए। ओके दीप, सबसे पहले नतीजे सागर सीमेंट नतीजे ठीक ठाक है। रेवेन्यूज 48.7% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन में गिरावट है। 32.9% से गिर के 27.3%। मुनाफा जो है 39% बढ़ा है, 36 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ पे आया है। यूटीआई एएमसी नतीजे दमदार है। रेवेन्यूज करीब 32% बढ़े हैं, मार्जिन भी बढ़े हैं 47.7% से बढ़ के 56.7%। मुनाफा 101 करोड़ से बढ़ के 155 करोड़ पे आया है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की कीमत जो है ये कंपनी अगले हफ्ते बढ़ा सकती है। जो बढ़ते कमोडिटी के कॉस्ट है उसको सेट ऑफ करने के लिए दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, खबरें है कि साइंस कैपिटल मैनेजमेंट ने इस कंपनी में 2.2% हिस्सा बढ़ाया है। कुल हिस्सा 7% से बढ़ के अब 9% हो गया है। जुबलेंट इंग्रेविया, यहाँ पे ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड ने 26 जुलाई को 2.23% हिस्सा बेचा है। हिस्सेदारी 5.61% से घटकर अब 3.38% पे आ गई है। इसके अलावा सरकारी कंपनियां खासकर बीपीसीएल और शिपिंग कॉर्पोरेशन पे नजर रखिएगा, क्योंकि दीपम सेक्रेटरी की तरफ से बयान आ रहा है कि नीलांचल इस्पात, बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन का विनिवेश जो है वो इसी साल पूरा होने वाला है। एलआईसी को FY22 के आखिरी क्वार्टर में ये लिस्ट करने की योजना बना रहे हैं। एयर इंडिया को लेकर थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन ये भी अभी ट्रैक पे और सरकारी कंपनियों के पास काफ़ी कीमती ज़मीन है। ये कमेंट्री आई है दीपम सेक्रेटरी की तरफ से। तो जितने भी आपके पीएसयू काउंटर से खासकर बीपीसीएल, एससीआई, यहाँ पे नजर रखिएगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। पर खबरों की लिस्ट यहां पर कम नहीं हुई है, कुछ और खबरें भी हैं जिसके लिए हम चलते हैं देवांशी के पास। देवांशी, बताइए। अशोक लेलैंड पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कंपनी ने अपडेट दिया है कि कंपनी दिसंबर तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक एलसीवी व्हीकल को लॉन्च कर सकती है भारत में। साथ ही कंपनी के पास अब तक 2000 व्हीकल्स के लिए ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुके हैं और साथ ही स्विच मोबिलिटी में $200 मिलियन तक की जो निवेश है वो करने की योजना कंपनी की तरफ से है। ISGC इस पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कंपनी के जेवी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अमरा राजा, नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है कंपनी के लिए। EP हाई कोर्ट ने कंपनी की जो इंटरिम सस्पेंशन का जो ऑर्डर
ऑर्डर था वो और 4 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसी के चलते थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट देखने मिल सकता है। और साथ ही फाइजर यहाँ पे जो कॉन कॉल में अपडेट्स आते हुए दिख रहे थे नतीजों के बाद वो काफ़ी पॉजिटिव थे। कंपनी कह रही है कि अपने जो डेल्टा वेरिएंट है उसके लिए भी कंपनी अपने जो ट्रायल्स है वो शुरू कर रही है। इसके साथ ही 2021 के एंड तक कंपनी का कहना है कि करीब $33 बिलियन तक के जो रेवेन्यूज़ हैं वो वैक्सीन से जुटा सकते हैं। इसके चलते फाइजर पर भी आप आज भी नज़र रखें। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन काउंटर्स पर। फाइनली कुछ बल डील और फंड एक्शन मानसी के साथ। मानसी बताइए। जी दीपांशु, अनूप इंजीनियरिंग पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 50,000 शेयर्स 1,024 रुपये और 77 पैसे प्रति शेयर के दाम पर अक्वायर किए हैं। इसके अलावा इक्विटास होल्डिंग में सीडीसी ग्रुप पीएलसी ने 46 लाख शेयर्स 130 रुपये प्रति शेयर के दाम पर एनएसई पर बेचे हैं और 33,96,000 शेयर्स 130 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बीएसई पर बेचे हैं। तो कुल मिलाकर 80 लाख शेयर्स की बिकवाली सीडीसी ग्रुप पीएलसी की तरफ से होती हुई दिखी 130 रुपये प्रति शेयर के दाम पर। ओके, आज ब्रोकरेजेस पर भी काफी फोकस है। आइए एक बार वहां पर नजर डालते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों के बाद देखिए नेस्ले पर रिपोर्ट आई है। हालांकि कमेंट्री तो सबकी पॉजिटिव है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन ने जो लक्ष्य दिया है वो करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है। सीएलएसए अभी भी स्टॉक पर बुलिश है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 18,500 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं यूबीएस अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं। ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा लक्ष्य यूबीएस ने दिया है 21,500 का, और ये कह रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रही और ई कॉमर्स बिक्री भी काफ़ी बढ़िया रही, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 18,350 रुपये के लक्ष्य के लिए। 18,000 के आसपास की कल की क्लोजिंग है, लेकिन ये मान रहे हैं कि न्यूट्रल की रेटिंग इसके लिए दी है क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मारुति यहाँ पर भी कल नतीजे आए थे, आज बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 7,850 रुपये के लक्ष्य के लिए। 7,145 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, लगातार कमोडिटी की कीमतें बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन का भी एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 8,307 रुपये के लक्ष्य के लिए। भारतीय एयरटेल कल यहाँ पर खबर आती हुई दिखी थी कि एंट्री लेवल पैक जो है इन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, उसकी कीमतें बढ़ाई हैं। तो यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 660 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं यूबीएस अगर आप देखें तो खरीदारी किराए दे रहे हैं 655 के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे कि इस जो फैसले है इससे इनकी आय में करीब 4% और एबिटा में करीब 6% की तेजी देखने को मिल सकती है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो इनका, लेकिन ये भी मान रहे कि आगे जाकर वोडाफोन आइडिया भी इस फैसले को फॉलो करते हुए नजर आएगा। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 665 रुपये के लक्ष्य के लिए। जोमैटो पर लगातार अब फोकस बढ़ता जा रहा है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस का। जेफरीज की आज रिपोर्ट आई है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है, 133 कल की क्लोजिंग है। इन्होंने खरीदारी किराए के साथ कवरेज की शुरुआत की 170 के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि एबिटा ब्रेक इवन होगा FY26 में, लेकिन आउटलुक काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। MGL यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट रहेगा। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1,400 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे कि कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से बेहतर है। डालमिया भारत यहाँ पर CLSA का डाउनग्रेड आया, अब खरीदारी से आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 2,225 रुपये के लक्ष्य के लिए, हालांकि 2,152 कल की क्लोजिंग है। अशोक लेलैंड पर जो खबर आपको बताएगी उसके बाद सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 155 के लक्ष्य के लिए, 121 कल की क्लोजिंग है। और अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2,270 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा पूरा का पूरा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर और वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ और जहां पर वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और नतीजे भी अच्छे हैं। बताएं कौन से स्टॉक्स हैं उस लिस्ट में आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। अच्छे नतीजे और इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। आई नो सर के वेल्सपन इंडिया का नंबर आ चुका था मार्केट आज में, बट इसमें एक जरूरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा सर, सिर्फ वैल्यूएशन पे हमने कभी नहीं देखा कि टेक्सटाइल कंपनीज का जो नंबर है इस तरीके से ग्रो कर रहा है। 1,350 करोड़ का एबिटा किया इन्होंने लास्ट साल। मैं आज सुबह रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सबकी, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि 2 साल में ये 1,850 करोड़ एबिटा करेगा। हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 30% ग्रोथ की सर अगले साल और उससे अगले साल।
इसका मतलब है सर ये कंपनी अभी भी 8-9 टाइम ईवी एबिटा पे ट्रेड करता है, मगर 20% आरओई वाली कंपनी है, डेट कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, इतना बड़ा ग्रोथ आएगा तो इसको स्टील कंपनी का वैल्यूएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो है, बिकॉज ये वैल्यूएशन स्टील कंपनी से भी नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक वैल्यूएशन वाइज इट शुड रेडिएट फ्रॉम हियर। दूसरा कंपनी सर एमजीएल के रेवेन्यूज ऑनेस्टली इनलाइन थे, बट जो बहुत अच्छा नंबर आया था, एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आया था, वो एबिटा नंबर था। जो एबिटा पर यूनिट बोलते हैं, जिसको एससीएम बोलते हैं हम लोग, वो हाईएस्ट था 8 क्वार्टर में। तो वॉल्यूम आपको देखेंगे मार्केट स्ट्रीट पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2.2 2.3 एमएमएल सीएमडी आएगा, उसके सामने 2.4 आया। बट आप मार्जिन देखिए सर, मार्जिन 16.2 पर एससीएम कंपेयर टू 7.7 लास्ट ईयर, और Q4 में उसका 11.9 आया था। तो मार्जिन बहुत तकड़े आए थे। कॉनकॉल 4 बजे और सस्ता स्टॉक है सर। अगर आप एमजीएल वर्सेस आईजीएल कंपेयर करते हो तो एमजीएल हैज ऑलवेज बीन अ चीप स्टॉक। Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज सर, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने देखा कि इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। ये एक ही टेक्नोलॉजी कंपनी है सर, और एमएनसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इतनी सस्ती ट्रेड करती है। अभी भी 20 टाइम रन अप हो चुका है स्टॉक, कल भी ऊपर था, यू नो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड नो। बट उसके बावजूद भी 20 टाइम पे ट्रेड कर रही है। इसमें सर जो एक प्रोडक्ट बिजनेस के अंडर लाइसेंसिंग रेवेन्यू होता है, लाइसेंसिंग रेवेन्यू इज 22% ऑफ द रेवेन्यू। आई थिंक उसमें बहुत तगड़ा ग्रोथ आया, 135% क्वार्टर और 22% वाई ग्रोथ आया। दूसरे सेगमेंट्स मेंटेनेंस और कंसल्टिंग वो ओके थे, बट लाइसेंसिंग फीस जो है उसके कारण इसके नंबर्स बहुत शानदार आए। एबिटा 24% ऊपर था क्वार्टर, मार्जिन 52.4% आए सर। वेरी गुड नंबर्स कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी। बहुत टाइम के बाद देखा सर आरपीजी लाइफ साइंस के नंबर्स अच्छे आए। यू नो आई ऑलवेज से कि दिस इज अ अंडरडॉग। फार्मा में कभी भी मैंने देखा नहीं कि हाँ भी इनके नंबर्स अच्छे आए हैं, बट इस बार मेरे ख्याल में ये हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली एबिटा था। अब एबिटा देखिए सर, छोटा कंपनी है, 800 करोड़ का मार्केट कैप है अराउंड। एबिटा 23 करोड़ था वर्सेस 13 करोड़ क्वार्टर और 17 करोड़ वाई। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए फ्रॉम 13% क्वार्टर टू 21%, और वाई भी 18% किया था। 18 टाइम पे ट्रेड करता है तो बहुत महंगा स्टॉक नहीं है। एंड ऑफ कोर्स पेपर हैज बीन डूइंग वेरी वेल। जेके पेपर के नंबर कल है, और एनआर अग्रवाल के नंबर्स आए थे जो बहुत तगड़े आए थे। ओके, ये है आपके लिए अच्छे नतीजे और जहां वैल्यूएशंस भी है आकर्षक। अच्छे नतीजे लेकिन शेयर हो चुके हैं महंगे इस तेजी में, इनके बारे में बताएं वरिंदर। हैप्पीएस्ट माइंड सर, बहुत अच्छे नंबर थे। 9.5% क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ था, 41% वाई ग्रोथ था। बट सर ये मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपको अगर Oracle 20 टाइम पे मिल रहा है, तो ये कंपनी आपको 110 टाइम पे मिल रही है, तो 5 गुना महंगा है कंपेयर टू व्हाट Oracle इज ट्रेडिंग एट। सो वेरी गुड कंपनी, ऑफ कोर्स वेरी वेरी सॉलिड प्रमोटर, बट वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी एटलीस्ट। ओके, ये आपके लिए अच्छा। कोई कमजोर नतीजे वाली लिस्ट है आज, कौन से रिजल्ट्स आपको खराब दिख रहे हैं? है सर, टॉप ऑन द लाइन मेरे लिए नेस्ले होगा। आई थिंक बहुत दीवाने हैं एमएनसीज के, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अच्छा नंबर है, बट बनिया इन्वेस्टर हूं सर, क्या करूं। तो नेस्ले मेरे लिए मिस था टॉप लाइन पे। डोमेस्टिक ग्रोथ वीक था इसका, एक्सपोर्ट्स अच्छे थे इसके, तो नंबर्स 13.5% ग्रोथ आया डोमेस्टिक में। पीपल वो एक्सपेक्टिंग 15 से 17% ग्रोथ, तो वहां पे आया। ऑफ कोर्स इन्होंने ट्रांसफर किया है कुछ रिजर्व, आई थिंक 800-850 करोड़ जनरल रिजर्व में, जिसका मतलब है शायद डिविडेंड पे आउट ज्यादा होगा इसका। बट सर एक ही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा कि ये 2 साल से हमने जो एवरेज ग्रोथ देखा है नेस्ले का, वो 8% है। 8%, यू नो हम लोग इतना प्रीमियम क्यों दे रहे हैं इस वैल्यूएशंस के लिए, नेस्ले के लिए? यू नो 8, अगर आप 5 साल 10 साल का भी देख लिए तो टॉपिश ग्रोथ 10% है इसका नेस्ले का, एंड वी आर पेइंग प्रीमियम व्हिच इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ व्हाट नेस्ले पेरेंट कंपनी ट्रेडिंग एट। यू नो सो मुझे नहीं समझ आता वो सर। जैसे मैंने बोला आपको टेक्सटाइल पेपर अभी 7-8 ईवी एबिटा में मिल रहा है, व्हाई आर वी पेइंग सो मच ऑफ मनी? एबीबी इंडिया सर, अब इसके हर एक सेगमेंट, जो इसके 3 सेगमेंट है इंपॉर्टेंट, तीनों सेगमेंट का जो सेल्स है वो नीचे था सर। सेल्स 13% नीचे थी, पर एबिटा 28% नीचे था। सो मार्जिन प्रेशर बहुत दिखा हम इस पे। प्रोसेस ऑटोमेशन सेगमेंट हुआ या रोबोटिक सेगमेंट हुआ या इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट हुआ, सबके रेवेन्यू 18%, 13%, 9% डाउन थे। आज 10 बजे कॉल है सर, तो उसमें मालूम चलेगा ज्यादा कि हाँ भी हाउ मैनेजमेंट इज सेइंग। बट सस्ता स्टॉक नहीं है, 60 टाइम पे ट्रेड करता है। रूट मोबाइल का नंबर सर, स्टॉक बहुत चल चुका है, नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे। क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। सेल्स 4% ऊपर थी, पर एबिटा 8% नीचे था। मार्जिन 13.5% से कम हो गए, 12% हो गए थे, तो कोई खास नंबर्स नहीं आए थे। एस्टेक लाइफ साइंसेज सर, आई थिंक इट वाज अ टॉप डाउन मिस। यू नो बहुत महंगा स्टॉक है। एबिटा 35% नीचे था, सेल्स 25% नीचे थी,
और लास्ट स्टॉक रैमको सिस्टम्स। आई थिंक अगर आप उस स्पेस को ट्रैक कर रहे हो तो बहुत टाइम के बाद देखा कि इतने गंदे नंबर आए इस कंपनी के। सर 20% मार्जिन से 8% मार्जिन पे आ गया। इसका एक बुकिंग सेगमेंट होता है, तो बुकिंग मेरे ख्याल में 16% डिक्लाइन किया एट 20 मिलियन। एवरेज क्वार्टरली 27 मिलियन होता है, तो 27 मिलियन से 20 मिलियन तक बुकिंग रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ, उसके कारण इतना बड़ा हिट आया। तो मार्जिन सिंगल डिजिट में आ जाना स्टॉक का, इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी। बिल्कुल, तो ये है आपके कमजोर नतीजों की लिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, नतीजों का पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।